अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है और पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो एक नया पर्सपेक्टिव दे सकूं, ना सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तक बट उसके आगे भी किस तरीके से हम सभी लोगों को हमारे सब्जेक्ट में एक्सेल करना है, उसकी पूरी जर्नी आपके लिए लेकर आते हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच में। कुछ खास है इस बैच के अंदर जो आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो आई होप आप सभी लोग जो है वो इस पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में जेआरएफ अड्डा का पार्ट बनना चाहेंगे, राइट? अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगता है देन यू कैन जॉइन माय कोर्स। सबसे पहले मैं बात करूंगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट आपकी एल्गोरिथम होती है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आपकी एल्गोरिथम होती है, फिर आपकी लॉन्गेस्ट टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होती है ना, लॉन्गेस्ट टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होती है। एक आप लोगों के लिए जो है वो होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, है ना। इसके अलावा आपके लिए होती है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, है ना, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। इसके अलावा हमारे लिए आती है हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, ठीक है। ये कुछ ऐसी फेमस एल्गोरिथम्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है ना, ये आपके काम में आती है। अब देखो, आप सबको मैं इसका याद करने का एक तरीका बताती हूँ। आपको ये देखना है कि हमारे लिए क्या ट्रिक है, जब इनका क्वेश्चन आए या इनका न्यूमेरिकल आएगा तो हमें क्या चेक करना होता है ना, किस बेसिस पर कौन सी प्रोसेस पिक होगी और रेडी से रनिंग में जाएगी, वो क्या ट्रिक है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, मेरे पास में कोई भी एक जो प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइम है जो आपको पता होते हैं, जैसे कि कब वो अराइव हुई, उसको हम लोग एटी या फिर अराइवल टाइम बोलते हैं, कब कोई प्रोसेस अराइव हुई है। फिर कोई प्रोसेस को सीपीयू का कितना टाइम चाहिए, वो उसका बर्स्ट टाइम कहलाता है, एग्जीक्यूशन टाइम भी इसी को कहा जाता है। कोई भी एक प्रोसेस हमारे सिस्टम में कितने टाइम रही, उसको अपन टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, जिसको अपन टीएटी बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। कोई भी प्रोसेस जो है वो आपके सिस्टम से कब गई, उसे कंप्लीशन टाइम यानी सीटी बोलते हैं। कोई भी प्रोसेस ने कितना वेट किया, उसे अपन वेटिंग टाइम बोलते हैं। कोई भी प्रोसेस जो है वो आप लोगों के लिए कैसे है, आपके सीपीयू को पहली बार कब मिली, उसको अपन उसका रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं जो आपको जानने हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपका जो है वो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम है, क्योंकि यही ऐसे दो टाइम्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम होता है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कर दीजिए आप, कब सिस्टम में आई थी और कब सिस्टम से गई है, तो पूरे सिस्टम में कितनी देर रही, दैट इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है कि आपका सिस्टम भैया टर्न अराउंड टाइम में से जब बर्स्ट टाइम को माइनस कर दे, यानी कोई भी एक प्रोसेस पूरे सिस्टम में कितनी देर रही और कितनी देर का उसको काम था, जितनी देर का काम था वो बर्स्ट टाइम में लिखा होता है कि भैया सीपीयू इसको 5 मिनट के लिए चाहिए था पर ये पूरे सिस्टम में 10 मिनट रही, तो मतलब 5 मिनट इसने वेट किया होगा, दैट इज वेटिंग टाइम। एक होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम, और रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है कि आपकी जो प्रोसेस है उसे फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला। वो हम कैसे निकालते हैं मैम, वो हम लोग निकालते हैं कि आपका जो कंप्लीशन टाइम है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का, उसमें से आप उसका अराइवल टाइम माइनस करिए, ठीक है। बट ये और ये सेम नहीं होते हैं, मैं अभी करके दिखाऊंगी। कोई भी एक प्रोसेस को जब हम शेड्यूल करना चाहते हैं, मेरे पास में सीपीयू है ना, इस सीपीयू को कोई भी प्रोसेस चाहिए है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस टू प्रोसेस बेसिस पर सीपीयू अपना एक टाइम टेबल बनाता है, एक अपना कंप्लीट शेड्यूल बनाता है। वो शेड्यूल रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं गैंट चार्ट के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, गैंट चार्ट बोलते हैं, ठीक है, आपको पता है ये सब। इस गैंट चार्ट में हमारे पास में वर्टिकल लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी वर्टिकल लाइंस आप बनाते हो, और इस वर्टिकल लाइन के अंदर हम लोग प्रोसेस को रखते हैं, जैसे पी प्रोसेस को रख दिया, ये जो है वो उसका स्टार्ट टाइम होता है सीपीयू एग्जीक्यूशन का, और ये होता है जब उसको सीपीयू ने क्या कर दिया है, निकाल दिया, सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है उसे, ये इसका टाइम होता है। अब देखो, मेरे पास में ये जो सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है ना, ये सारी की सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो है वो अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग ट्रिक के अकॉर्डिंग सीपीयू को प्रोसेस पिक करने में हेल्प करता है। सीपीयू कैसे किसी प्रोसेस को पिक करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, वो करने के लिए, है ना, गैंट चार्ट पे कब कौन सी प्रोसेस एंटर करेगी, सीपीयू किसको एग्जीक्यूट करेगा, ये चेक करने के लिए सारे अलग अलग एल्गोरिथम्स हमने बना रखी है। सबसे पहली और सबसे सिंपल होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
मतलब जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले पाएगा, जो पहले आया उसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। फिर आपका आता है शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट, जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब है जिसका बर्स्ट टाइम, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम जो है वो सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो तो लॉन्गेस्ट टाइम फर्स्ट, और अगर किसी का बर्स्ट टाइम जो कि रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है वो सबसे ज्यादा जिसका होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। प्रायोरिटी के अंदर जिसकी प्रायोरिटी आपको क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गिवन होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। राउंड रॉबिन के अंदर कोई पहले कोई बाद में नहीं, सभी के सभी टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसे टाइम क्वांटम भी बोला जाएगा। और हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट में जो आपका रिस्पॉन्स रेशियो है वो जिसका आपका निकलेगा है ना, उसकी प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा निकलेगी वो आपका सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। सबके साथ में इंपॉर्टेंट ये है जानना कि कौन सी प्रोसेस आपकी प्रिमिटिव अप्रोच पे चलती है और कौन सी प्रोसेस आपकी नॉन प्रिमिटिव अप्रोच पे चलती है, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चे। मतलब मेरा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस में तो प्रिम्पशन लगेगा, और प्रिम्पशन को हमेशा याद रखना मेरे कीवर्ड से। प्रिम्पशन मतलब होता है छीना झपटी। दो लोगों में अगर लड़ाई हो रही है ना तो उस लड़ाई के अंदर आपको ये समझना है कि अगर कोई एक ज्यादा ताकतवर होगा, कोई एक ज्यादा पावरफुल बंदा होगा तो वही जीतेगा। अब आप मान लो मैं कह रही हूँ कि ए और बी की लड़ाई चल रही है कि सीपीयू के पास पहले कौन जाएगा, और आप बोल रहे हो कि ए की प्रायोरिटी ज्यादा है जी, तो जाहिर सी बात है सीपीयू वो छीन लेगा बी से, ज्यादा प्रायोरिटी है, ज्यादा पावरफुल है। बस वैसे ही, बट ये होगा तब जब आप छीना झपटी अलाउ करोगे, और छीना झपटी को कंप्यूटर साइंस की भाषा में आप प्रिम्पशन समझ लो। अगर आपकी एल्गोरिथम प्रिम्पशन अलाउ करती है तो प्रायोरिटी का रूल लगेगा, अगर प्रिम्पशन अलाउ नहीं करती है तो प्रायोरिटी का रूल नहीं लगेगा। समझ गए? अब देखो किसमें आप लोगों का प्रिम्पशन अलाउड होता है और किसमें नहीं होता है, वो मैं लिख देती हूँ। नहीं होता है अलाउड, नहीं होता है अलाउड, होता है अलाउड, नहीं होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। समझ गए मैंने क्या बोला? मैं आपको टेबल बना के दूंगी और मैं ऐसे सारे यूनिट के सारे टॉपिक का बना के दे सकती हूँ आपको बस ये याद रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ एक तरीका गैंट चार्ट को फिल करने का। हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास में कोई भी एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी एल्गोरिथम है जिसमें क्या चल रहा है मैम, जिसमें जो है वो प्रिम्पशन अलाउड नहीं है, नहीं है, तो गैंट चार्ट कैसे फिल होगा। और दूसरा तरीका हम देखेंगे जिसके अंदर आप लोगों का मैम प्रिम्पशन जो है वो क्या होगा, अलाउड होगा, अलाउड होगा, हो मानी होगा। दोनों चीजें मैं आपको बता दे है ना, दोनों चीजें समझेंगे अपन। देखो ध्यान से, प्रिम्पशन अगर अलाउड है और आप गैंट चार्ट फिल कर रहे हो तो अलग होगा, और अगर अलाउड नहीं है तो अलग हो। जब अलाउड नहीं होगा तो एक बार अगर कोई भी एक प्रोसेस आपके सिस्टम में आ गई, प्रोसेस P1 जो है वो आपके सिस्टम में आ गई, कोई सी भी एल्गोरिथम हो, भले दुनिया जान के कोई भी एल्गोरिथम हो, और अगर कुछ भी नहीं पता होता है मैम, हमें पता ही नहीं कब कौन अराइव किया, तो सबका अराइवल टाइम बराबर यानी 0 मानोगे। कोई एल्गोरिथम नहीं दी गई है कि मैम कौन सी एल्गोरिथम लगाए, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाओगे। दो प्रोसेसेस आपस में लड़ लिए किसी एल्गोरिथम में, कैसे सुलझाएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाओगे। समझ गए ना, प्रिमिटिव अप्रोच हमेशा लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक अराइवल टाइम जो था वो सबसे कम वाली प्रोसेस P1 थी, वो सिस्टम में आ गई। आप ध्यान से देखना, ये जो है ये सिस्टम में तब तक नहीं निकलेगी जब तक इसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। ये तब तक सिस्टम में बनी रहेगी जब तक इसका काम सीपीयू से खत्म नहीं हो जाता। किसी में हिम्मत नहीं कि वो इस प्रोसेस को गैंट चार्ट से हटा दे, यानी फॉर द कंप्लीट बर्स्ट टाइम कोई भी एक प्रोसेस जो है वो आपके गैंट चार्ट में रहेगी। फिर दूसरी प्रोसेस आएगी अकॉर्डिंग टू दैट अगेन अराइवल टाइम,
फिर उसका बर्स्ट टाइम जब तक खत्म नहीं हो जाता वो सिस्टम में रहेगी। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बर्स्ट टाइम जिसका भी अराइवल टाइम कम है उसको लो, पूरा पूरा एग्जीक्यूट करो, फिर दूसरी प्रोसेस लाओ, पूरा पूरा एग्जीक्यूट करो, फिर दूसरी प्रोसेस लाओ, पूरा पूरा एग्जीक्यूट करो, दूसरी प्रोसेस लाओ। समझ गए? अब आती है बात कि नहीं मैम ये तो समझ गए, पर अगर प्रिम्पशन अलाउ कर दिया तो क्या होगा? अब देखिएगा, अगर प्रिम्पशन अलाउ किया है, कोई भी प्रोसेस आपके सिस्टम में आई, प्रोसेस P1 अराइवल टाइम के लिए, हमेशा याद रखना अगर प्रिम्पशन अलाउ है तो आप एक एक क्लॉक साइकिल का हिसाब रखोगे। आप एक क्लॉक साइकिल के लिए किसी एक प्रोसेस को रन करोगे और फिर से जाके टेबल में देखोगे, जिस भी एल्गोरिथम की आप लोग देख रहे हो कि अराइवल टाइम क्या है जी, बर्स्ट टाइम क्या है जी। अगर बर्स्ट टाइम जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट लगा रहे हो फॉर एग्जांपल, और प्रोसेस P1 थी और प्रोसेस P2 थी, इसका जो है मैम 5 था और इसका जो है वो 4 था, ये आपने एग्जीक्यूट कर दी। अब देखो दोनों के बराबर आ गए, तब तो देखो P1 ही एग्जीक्यूट होगी। अब मान लीजिए उल्टा होता कि मैम ये 4 ये 4, अब इसको आपने 3 पे रन कर दिया, फिर आप 1 पे जाके रन करोगे इसको और फिर इसका 2 रिमेनिंग टाइम बच जाएगा। यानी कुल मिला के आप एक एक क्लॉक साइकिल के लिए गैंट चार्ट जो है जाके फिल करोगे, चेक करोगे, फिल करोगे, चेक करोगे। यस, एक एक बारी में आपको जाके चेक करना होगा, तो कभी भी आपके न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे, आंसर गलत नहीं आएगा। अगर नॉन प्रिमिटिव है तो एक बारी में पूरी की पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दो, अगर नॉन प्रिमिटिव है तो एक प्रोसेस को एक ही क्लॉक साइकिल के लिए रन करो, या तो एक क्लॉक साइकिल के लिए, और अगर राउंड रॉबिन लगा रहे हो तो जो भी इसको टाइम स्लाइस मिला है उतने के लिए एग्जीक्यूट करो, फिर दूसरी प्रोसेस को लाओ, फिर एग्जीक्यूट करो, फिर दूसरी प्रोसेस को लाओ। समझ गए हैं? तो ये जो तरीका है, ये जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, ये आपको फॉलो करनी है। ये टेबल याद रखना, किसमें प्रिम्पशन किसमें प्रिम्पशन नहीं। अब एक और चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इनमें से सबसे अच्छी एल्गोरिथम, सबसे ज्यादा यूजफुल एल्गोरिथम कौन सी है। तो सबसे ज्यादा यूजफुल एल्गोरिथम या प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल एल्गोरिथम आपकी कौन सी होती है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, RR, टाइम स्लाइस वाली। तो इसमें आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है टाइम स्लाइस के साथ, जो पहले अराइव हुई वो प्रोसेस जाएगी, पर्टिकुलर टाइम स्लाइस टाइम क्वांटम जो सीपीयू ने बोला हुआ है कि मैं भैया हर प्रोसेस को 4 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करूंगा, उसको एग्जीक्यूट करेगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर एग्जीक्यूट करेगी, फिर आगे बढ़ेगी, और इस तरीके से राउंड रॉबिन फैशन के अंदर अपन चलते रहते हैं। अब एनटीए पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो एनटीए पर्सपेक्टिव से ये दोनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट विद प्रिम्पशन भी बोला जाता है, और ये जो है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी। ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर स्टारवेशन होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। स्टारवेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम कम हो, फिर भी वो क्या कर रही है, फिर भी मैम वो वेट किए जा रही है, और कोई दूसरी प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा था पर वो एग्जीक्यूट हुए जा रही है, ये बेचारी वेट किए जा रही है। क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है ये अराइव बाद में करे, है ना, ये रीजन हो सकता है। तो कोई भी एक प्रोसेस जब वेट करती है बहुत टाइम तक सीपीयू के लिए तो उसे स्टारवेशन बोला जाता है। यही स्टारवेशन जब इनफाइनाइट टाइम के लिए चला जाता है तब अपन इसे क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोल देते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लास्ट चीज जो आपको एल्गोरिथम में याद रखनी है वो रखनी है हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसी को याद है क्या? बताना तो जरा, कोई भी जिसको याद हो। सबसे डिफिकल्ट यही लगती है बच्चे को, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। यहां पर आप लोगों को जो है वो रिस्पॉन्स रेशियो निकालना होता है। किसी को याद है क्या कि हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट में मैम ये रिस्पॉन्स रेशियो निकाला कैसे जाता है? एनीवन? किसी को याद है फॉर्मूला? देखो, रिस्पॉन्स रेशियो जो है वो निकालने का तरीका होता है कि जो भी आपका वेटिंग टाइम, कुछ भी जो भी आपका वेटिंग टाइम है उसमें आप सर्विस टाइम को ऐड कर दीजिए और उसे आप डिवाइड कर दीजिए सर्विस टाइम से। ठीक है, एक चीज है, एक सेकेंड, नहीं, इसमें ये कभी भी प्रिम्पशन अलाउ नहीं होता है ना। हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो में तो रिस्पांस रेशियो के बिहाफ पे डिसाइड होता है। नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम ये होती है ना, उसको करेक्ट कर लेना आप, शायद मैंने प्रिमिटिव में टिक कर दिया था।
तो ये जो सर्विस टाइम होता है, ये सर्विस टाइम क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? ये सर्विस टाइम और कुछ नहीं है मैम, आपका बर्स्ट टाइम ही होता है। और वेटिंग टाइम तो आपको पता ही है कि वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसमें से आप माइनस कर देते हैं क्या, आपका बर्स्ट टाइम। इस प्रकार से आप रेस्पॉन्स रेशियो निकालते हैं और फिर रेस्पॉन्स रेशियो के बिहाफ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करते हैं। तो जिसका रेस्पॉन्स रेशियो कम आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से 2-4 प्रीवियस ईयर सवाल पूछती हूँ। इन सभी के सभी एल्गोरिथम में से कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जिसके ऊपर कॉन्वॉय इफेक्ट होता है? इफ एनीवन कैन टेल मी। बताओ। वेरी गुड, शाबाश मैम। कॉन्वॉय इफेक्ट जो है वो क्या है, वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ में। एजिंग फैक्टर कहां पर लगता है? इनमें से कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जिसमें एजिंग फैक्टर लगता है? ये बता दो। एजिंग फैक्टर जो है वो किस में लगता है? बोलिए जी। यस, वेरी गुड अन्नू जी, बिल्कुल सही। नमन, वेरी गुड वेरी गुड। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के अंदर एजिंग फैक्टर लगता है। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के अंदर एजिंग फैक्टर लगता है, याद रखिएगा। और एजिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं? एक फॉर्मूला आता है। एजिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कोई बता सकता है क्या मुझे? यस, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू अगर आप जानते हो तो उसमें भी लगता है, बिल्कुल सही है। बट मेजरली इन सब में से मैंने पूछा था तो आपको ये बताना था। ठीक है, एजिंग फैक्टर का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो Tn+1 पर अपन निकालते हैं तो वो आप लोगों का होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय Tn+1 माइनस अल्फा। ये आप लोगों का मेन फॉर्मूला है। इसके अंदर एक छोटी सी चीज है जो आपको ऐड करनी होती है, और वो क्या ऐड करनी होती है? वो ऐड करनी होती है स्मॉल tn। ये सब वैल्यूज आपको दी जाएगी, बस आपको फॉर्मूला लगाना है जहां पर ये अल्फा क्या है? एजिंग फैक्टर। आई होप कि आपके दिमाग में ये सब चीजें छप गई होगी, याद आ गई होगी। अरे याद आ गई क्या? सभी लोग बता दो बस। याद रखना, स्टारवेशन नहीं होता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, कॉन्वॉय इफेक्ट होता है। मतलब अपनी मर्जी से, क्योंकि वो लेट आई इस वजह से उसको वेट करना पड़ रहा है, दैट इज कॉन्वॉय इफेक्ट। बट सीपीयू की वजह से अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए वेट करना पड़े देन इट इज कॉल्ड एज आप लोगों का स्टारवेशन। अच्छा, अब जो लास्ट चीज आपको क्वेश्चन सॉल्विंग से पहले समझनी है यहाँ पर, वो ये समझनी है कि मैम रेस्पॉन्स रेशियो तो सीख गए हैं, ये रिस्पॉन्स टाइम अगर निकालना हो तो कैसे निकाले? तो आपने जो गैंट चार्ट बनाया था उसमें मान लीजिएगा कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ऐसे एग्जीक्यूट हो रही। ये मैंने आपको कहा था कि ये स्टार्ट टाइम होता है जब सीपीयू मुझे मिलता है। तो गैंट चार्ट पे ये जो पहले वाला टाइम होता है ना किसी भी प्रोसेस का, ये पहले वाला टाइम जो होता है ना, ये जो पहले वाला टाइम होता है यही इसका रिस्पॉन्स टाइम होता है ना। या फिर आप क्या करिए, या फिर आप जो है वो इस स्टार्ट टाइम में से जो है ये वाला जो टाइम है इसमें से अराइवल टाइम माइनस कर दीजिए, तो भी आपका जो है वो रिस्पॉन्स टाइम निकल जाता है। ठीक है, गैंट चार्ट से देखोगे तो बहुत ही इजीली पता लग जाए पहली बार सीपीयू मुझे कब मिला, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम एंड रिस्पॉन्स रेशियो इज डिफरेंट। ओके, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो। नेक्स्ट देखो, आपके पास में इस तरीके से प्रोसेसेस गिवन होगी, आपको अराइवल टाइम गिवन होगी और आपको बर्स्ट टाइम भी गिवन होंगे। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मैम आपको अराइवल टाइम ही ना गिवन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर अराइवल टाइम नहीं गिवन होगा तो हम सभी का अराइवल टाइम 0 मान लेंगे, सभी के सभी प्रोसेसेस का। अब आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको टर्न अराउंड टाइम का एवरेज निकालना है अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल करने वाले हैं। कुल मिला के आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज करना है।
सीपीयू स्केड्यूलिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका है गैंट चार्ट बनाने का, तो हम वो यूज करेंगे। इस चार्ट का नाम क्या है? गैंट चार्ट इस चार्ट का नाम होता है। तो हम गैंट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्केड्यूलिंग में हमारी हेल्प करता है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो एक टाइम स्लॉट लिखते हैं अराइवल का। अब जैसे मान लीजिए अगर टाइम हुआ है 0 पे मेरी कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है? सिर्फ एक ही प्रोसेस अराइव हुई है, दैट इज प्रोसेस 1। तो मैं क्या करूंगी? प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा दूंगी। और क्योंकि अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है, तो हमें इसकी टैग पता होनी चाहिए कि ये कैसे काम करती है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट कर लो। तो पहले आई थी प्रोसेस P1, एग्जीक्यूट कर लो। और ये कैसी एल्गोरिथम होती है? ये नॉन प्रिमिटिव होती है। नॉन प्रिमिटिव में अभी मैंने समझाया था, एक बार सिस्टम में आ गई, एक बार सीपीयू ने एलोकेट कर दिया है अपना टाइम, तो सीपीयू इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, कोई छीना झपटी बीच में कोई नाटक नहीं होगा, कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा। प्रोसेस P1 अपना पूरा टाइम लेगी, 5 सेकंड के लिए उसको एग्जीक्यूशन करना था, तो वो पूरा 5 सेकंड तक एग्जीक्यूट करेगी। अब 5 का समय हो गया है, घड़ी में 5 का समय हो गया है। हमारी जो है प्रोसेस P2, P3 और P4 तीनों सिस्टम में आ चुकी है। ये तो दोनों 2 पर ही आ गई थी और ये 5 पर आ गई, तो 3 प्रोसेसेस और सिस्टम में आ गई है। बट हम तीनों में से किसको सीपीयू एलोकेट करेंगे? एल्गोरिथम से पूछेंगे। एल्गोरिथम कहती जो पहले आया उसको भेज दे, तो भाई जो पहले आया इन तीनों में वो थी प्रोसेस P2, तो लीजिए भाई प्रोसेस P2 को भेज दिया। कितनी देर का काम था मैम? 3 सेकंड का और 3 मिली सेकंड का, तो 5 और 3 यानी कि 8 मिली सेकंड के लिए इन्होंने काम किया। फिर प्रोसेस जो है हमारी 3 जाएगी सिस्टम के अंदर, इसे 2 का काम था यानी कि 10 के लिए ये काम कर लेगी। फिर प्रोसेस हमारी आई P4, तो P4 को एग्जीक्यूट करिए जी। तो P4 को कितनी देर का काम था मैम? P4 को जो है वो 3, तो 10 + 3 यानी कि 13 सेकंड तक ये एग्जीक्यूट करेगी। फिर लास्ट में हमारी जो प्रोसेस P5 है, जो लास्ट में आई वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगी, 1 ही सेकंड का काम था, यानी कि 14 मिली सेकंड पे हमारी सारी प्रोसेसिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। सीपीयू इस तरीके से जो है वो टाइम स्लॉट एलोकेट करेगा हर एक प्रोसेस को। सबसे सिंपल है, इसमें कोई बड़ा काम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक एल्गोरिथम, जो पहले आया उसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया, और कोई ना तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है, ना तो कोई प्रिम्पशन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। हाँ, वैसे कॉन्टेक्स्ट स्विच देख सकते हो, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच गिनने के लिए आपको ये करना होता है कि पहले वाली और लास्ट वाली वर्टिकल लाइंस को छोड़ के गैंट चार्ट में जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट स्विचेस को ही डेडिकेटेड होती है। तो 1 2 3 4, पर ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विच है ये वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस हुए हैं आफ्टर द प्रोसेस कंप्लीशन। तो ये हुए हैं आपके 4 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। इस तरीके से टाइम आपका एलोकेट हुआ है। अब इसी टेबल के अंदर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है या लिख देना है भैया कि कंप्लीशन टाइम क्या रहा, किस प्रोसेस ने कब काम कंप्लीट किया है। प्रोसेस P1 ने जो है वो 5 के पे ही काम खत्म कर दिया था। प्रोसेस P2 ने जो है वो 8 पे काम खत्म किया है। प्रोसेस P3 ने जो है जी वो 10 पर काम खत्म किया है। प्रोसेस P4 ने जी जो 13 है तब खत्म किया है, मतलब सीपीयू को कब छोड़ा है। P5 ने जो है वो 14 पे छोड़ा है। तो सबका कंप्लीशन टाइम लिख लिया। अब बस टर्न अराउंड टाइम निकालना है, और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? आपका कंप्लीशन टाइम माइनस योर अराइवल टाइम। सिस्टम में प्रोसेस कितनी देर के लिए रही? तो 5 - 0 5 सेकंड के लिए रही। 8 - 2 यानी कि आपका 6 सेकंड के लिए रही। 10 - 2 यानी कि 8 के लिए रही। 13 - 5 यानी कि 8 के लिए रही। 14 - 6 अगेन ये भी कितने के लिए रही? 8 के लिए रही। सभी को जोड़ दीजिए, एवरेज निकालना है तो सभी को जोड़ दीजिए। तो 3, तो ये हो गए 24, 6 आपका हो गया 30 और आपका 35। तो ये तो क्या हो गया आपका? ये हो गया आपके लिए आपका टर्न अराउंड टाइम का टोटल। एवरेज निकालना है तो टोटल डिवाइडेड बाय कितनी प्रोसेसेस है? 5 प्रोसेसेस है। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था? 7 मिली सेकेंड आ जाना चाहिए। क्या सही किया है हमने ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन को इस बार जो है वो आपको किससे करना है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव होती है। शॉर्टेस्ट जॉब मतलब होता है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। अब जैसे यहां पर अगर मैं गैंट चार्ट बनाऊंगी तो देखिए ध्यान से, गैंट चार्ट हमारा अगेन 0 से ही स्टार्ट होगा। अब अगर मैं देखूं तो 0 पर जो है वो मेरे पास में कितनी है? भाई है ही एक प्रोसेस, तो कोई और ऑप्शन नहीं है। प्रोसेस P1 को आप 5 तक एग्जीक्यूट कर लीजिए, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव है तो हमारा एक प्रोसेस एक बार आ गया सीपीयू में तो पूरा एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट आती है बारी आप लोगों की। अब 5 सेकेंड हो चुका है समय और आपके पास में
कौन कौन सी प्रोसेसेस कंपटीशन में है, तो P2 है, P3 है और P4 भी है। देखो ध्यान से, ये तीनों अराइव हो चुकी है। अब कंपटीशन लगेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो बोला था जो पहले आया उसको एग्जीक्यूट कर दे, यहां नहीं, यहां हमने बोला है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तीनों में से जिसका टाइम क्या होगा, सबसे कम होगा, उसे अब सबसे पहले एग्जीक्यूट करके खत्म कर देंगे। तो तीनों में सबसे कम जो है वो प्रोसेस P3 का है। कितने टाइम के लिए, 2 के लिए, यानी कि 7 तक ये एग्जीक्यूट करेगी। जब 7 तक ये एग्जीक्यूट करेगी तो घड़ी में हो गया 7 का समय, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब 7 तक जो है वो बाकी प्रोसेसेस भी आ गई है, यानी कि आपका प्रोसेस P2 सिस्टम में है, आपका P4 सिस्टम में है और P5 भी सिस्टम में है। अब इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, जिसका टाइम सबसे कम होगा। तो टाइम सबसे कम किसका है, P5 का है, तो पहले P5 को एग्जीक्यूट करिए 8 मिली सेकेंड तक। अब ये जो है आपकी, ये भी खत्म हो गई। कंपटीशन किस किस के बीच में मिल गया, P4 और P2। पर P4 और P2 की अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो बात ऐसी है, दोनों का ही टाइम सेम है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप जो है वो एक टाई ब्रेकर वाली सिचुएशन पर हो, क्योंकि दोनों का जो बर्स्ट टाइम है सेम है। अब शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है इनमें से, मैम दोनों तो बराबर है, कैसे डिसाइड करें। अगर कभी भी टाई हो जाए किसी भी एल्गोरिथम में, तो हम किसकी मदद के पास में जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। हम इससे पूछते हैं कि भाई साहब हम क्या करें, ये बोलता है भाई जो पहले आया उसको पहला चांस देना चाहिए। तो प्रोसेस P2 को हम बोलेंगे भैया तू एग्जीक्यूट हो जा, हो जाएगी एग्जीक्यूट। कितने के लिए, 3 के लिए, तो 8 और 3 11। प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट होगी कितने के लिए, अगेन 3 के लिए, तो कितना हो गया 14। देखो टाइम फाइनल इसका भी 14 आया, बट प्रोसेस का अरेंजमेंट चेंज हो गया है, समझ रहे हो, प्रोसेस का अरेंजमेंट चेंज हो गया है। अब इस केस में जो है वो हम लोग अगर कंप्लीशन टाइम निकाले तो कंप्लीशन टाइम कितना आया इसका आया 5, है ना। P2 का जो है वो आया है जी 11, P3 का जो है वो आया है 7, P4 का आया है जी 14 और आपकी P5 का आया है जी 8। चेंजेस हो गए हैं। अब हम लोग टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम होता है आप लोगों का कंप्लीशन टाइम माइनस योर अराइवल टाइम। तो कितना है 5, इसका कितना है 9, ठीक है जी। 7 माइनस 2 यानी कि आप लोगों का 5, 14 माइनस 5 अगेन 9, 8 माइनस 6 आप लोगों का 2। सही है, हमसे वेटिंग टाइम पूछा हुआ है तो वेटिंग टाइम भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम में से हम लोग बर्स्ट टाइम को माइनस कर देते हैं। तो कर दीजिए, टर्न अराउंड टाइम 5 है तो बर्स्ट टाइम 5, 0 का वेट करना पड़ा क्योंकि ये तो आते ही एग्जीक्यूट हो गई थी। ठीक है जी, 9 इसका टर्न अराउंड टाइम है, 3 इसका बर्स्ट टाइम था, यानी कितने पर वेट करना पड़ा, 6 सेकंड के लिए वेट करना पड़ा। 5 माइनस 2 यानी कि आप लोगों को 3 के लिए, 9 माइनस 3 यानी कि 6 के लिए, 2 माइनस 1 यानी कि 1 के लिए। निकल गया, एवरेज निकाल लो, 6 और 4 10 और 6 आपका 16, 16 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, आप लोगों का वेटिंग टाइम आ जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग। करेक्ट आंसर 3.2। इस बार आप लोगों को प्रायोरिटी दी हुई है और बर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है, और आपसे ये बोला है कि जितना छोटा नंबर उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी है, यानी पहली प्रायोरिटी इसकी है, दूसरी प्रायोरिटी इसकी है, इस तरीके से आपको गिवन है। आई होप क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ। अब इस सिचुएशन में किसी का भी अराइवल टाइम नहीं गिवन है। जब किसी का भी अराइवल टाइम नहीं गिवन होता है तो हम मान लेते हैं कि सभी का अराइवल टाइम 0 होता है, बताया था मैंने आपको। चलिए आइए जी गैंट चार्ट बनाते हैं, थोड़ा सा इधर चलिए जी 0। अब देखो यहाँ पर कंपटीशन अराइवल का तो होगा नहीं क्योंकि सब सेम टाइम पे अराइव होंगी, 0 पे ही अराइव हो जाएंगे। अब आती है बात कि हमें कौन सी प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले उसे एग्जीक्यूट करेंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। किसकी सबसे ज्यादा है, प्रायोरिटी है जी मैम नंबर 1 की, यानी कि प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों को गिवन है आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सही है, जिसके अंदर आपको बताया हुआ है कि इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 की है, इसकी नंबर 2 की है, उसकी नंबर 3 की है।
तो यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस कौन सी है, P2 है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। कितने टाइम के लिए मैम? 1 के लिए ही एग्जीक्यूट होना। हो गया इसका काम खत्म। अब आएगी प्रोसेस P5, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन की प्रायोरिटी सेकेंड है। वो कितनी देर के लिए? 5 के लिए, यानी कि 6 के लिए टोटल वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन आती है थर्ड प्रायोरिटी प्रोसेस P1 की है, 10 सेकंड के लिए उसको एग्जीक्यूट होना था, 16 के लिए वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी खत्म। देन आती है फोर्थ प्रायोरिटी पे आपकी प्रोसेस P3। ठीक है जी, 4 के लिए इसे भी एग्जीक्यूट होना है, तो 20 के लिए ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिफ्थ प्रायोरिटी पे आती है हमारी प्रोसेस बेचारी P4, जिसको एग्जीक्यूट होना है नंबर 5 पर, और सिर्फ 1 ही सेकंड का काम था, बट स्टिल लास्ट इसको आना पड़ा। तो इस तरीके से जो है हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो जाएगी। अगेन वही एवरेज वेटिंग टाइम पूछा हुआ है, निकाल सकते हो बहुत इजीली। डिफरेंस क्या हुआ? क्या डिफरेंस आया पिछली एल्गोरिथम और इसमें? वहां पर हम जॉब्स का टाइम देख रहे थे, बर्स्ट टाइम। यहाँ पर हमको प्रायोरिटी दी जाएगी कि कौन सी पहले एग्जीक्यूट होनी है, कौन सी दूसरी एग्जीक्यूट होनी है। इस तरीके से हमने प्रायोरिटी वाइज एग्जीक्यूशन कर दिया। अब देखो, अगर आप लोग नोटिस करो तो यहाँ पर मैम देखिए, इसको बेचारी को सिर्फ 1 सेकंड का काम था, पर इसको लास्ट एग्जीक्यूशन मिला। कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ा होगा? जब आप निकालोगे वेटिंग टाइम तब आपको समझ में आएगा कि कितना ह्यूज टाइम वेट किया है इसने। तो बेसिकली जो आप लोगों की प्रोसेस P4 है, बहुत टाइम के लिए वेट करी। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टारवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टारवेशन कहते हैं। बहुत देर तक वेट करना पड़ा ना इसको, क्योंकि दूसरी हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, तो ये बेचारी वेट कर रही थी। इसे हम कहते हैं स्टार्व करना, भूखा रहना। तो ये बेचारी क्या करी? स्टार्व करी। ये जब स्टारवेशन आपका इन्फिनिटी हो जाए, बहुत लंबे समय का स्टारवेशन हो जाए, तभी हम इसे क्या कहते हैं? डेडलॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेडलॉक कहते हैं। तो ये पहला स्टेज होता है आपके डेडलॉक अकरेंस का। याद रखिएगा ये चीज जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी सीपीयू शेड्यूलिंग से ये मत आप एक्सपेक्टेशन लेके जाना कि हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो मैं न्यूमेरिकल सीख लेता हूँ। एक एक वर्ड से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, एक एक चीज से। तो एल्गोरिथम समझना जरूरी है, इसीलिए प्रैक्टिकली समझा रही हूँ कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, जब टाइम इतना हो जाता होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे निकाली जाती है, कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच हुए, ये कैसे निकाला जाता है, सब आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया तो बोलो भाई थम्स अप कर दीजिए। सभी को समझ में आया क्या? चलिए 8.2 जिसका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट चले थोड़ा सा हम अब हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम पर, और अब जो एल्गोरिथम आ रही है उसे आप कर लीजिएगा स्टार मार्क। फ्यूचर ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में मेरे लिए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम राउंड रॉबिन सबसे टॉप पर आती है। बहुत ज्यादा पसंद है एनटीए को ये। एक तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और एक आपकी राउंड रॉबिन। अब जो ये राउंड रॉबिन है ना, आपने बचपन में वो गेम खेला है, रिंगा रिंगा रोजेज, आई डोंट रिमेम्बर द, वो ट्यून ही याद है बस, वो पूरा लिरिक्स याद नहीं है, बट बोला गेम खेला है आपने। तो उस गेम में क्या होता है, उस गेम के अंदर वो हाथ पकड़ के ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं। कुल मिला के राउंड रॉबिन का मतलब भी यही होता है कि यहाँ पर जो है वो हम टर्न बाय टर्न खेलते रहते हैं, यानी टर्न बाय टर्न प्रोसेसेस सीपीयू के पास जाती है, एग्जीक्यूट होती है, फिर वापस आके लाइन में खड़ी हो जाती है लास्ट में, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन जब तक खत्म नहीं होगा वो इस तरीके से राउंड 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 फैशन के अंदर चलती रहेगी। सही है। यानी इस सिचुएशन में अगर आप लोग देखो तो कैसा होने वाला है, अज्यूम करिएगा कि हमारे पास में ये प्रोसेसेस हैं, ये हमारे पास में सिचुएशन है, और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आपको एग्जीक्यूशन करना है। जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, इट इज ऑलवेज प्रिमिटिव। याद रखिएगा ये चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज ऑलवेज प्रिमिटिव। कोई केस नहीं है जिसमें ये नॉन प्रिमिटिव होती है, ये हमेशा प्रिमिटिव ही होती है। हमेशा इसके अंदर जो है वो छीना झपटी अलाउड होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है वो गैंट चार्ट के साथ साथ एक रेडी क्यू भी मेंटेन करते हैं। दोनों चीजें बनेगी यहाँ पर। रेडी क्यू इसलिए कि आप कौन सी प्रोसेस का कितना एग्जीक्यूशन टाइम बचा है, कौन सी लाइन में आके लगेगी, और लाइन में लगने के लिए सीरियल फैशन इनका इस्तेमाल होता है। अब ये कैसे होता है, उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर एक टी क्यू वैल्यू होती है। इसे हम टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस भी बोलते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में भी आपको गिवन है 4 मिली सेकेंड का। इसका मतलब ये होता है
कि आपके पास में हर एक प्रोसेस को सीपीयू के पास में एग्जीक्यूट करने के 4 मिली सेकेंड का ही विंडो होगा। अब भले ही उसको जो है वो 10 सेकेंड के लिए काम करना है, उसे 4 में डिवाइड करके काम करना पड़ेगा। मैम 4 में करके 8 तो हो जाएगा, फिर 2 ही सेकेंड का बचेगा, तो भी 4 में ना, अगर 4 मिली सेकेंड से कम का समय रिक्वायर्ड है तो कम ले ले, बट मैक्सिमम 4 मिली सेकेंड का ही समय एलोकेट हो सकता है एक बारी में किसी भी प्रोसेस को सीपीयू का। तो ये इस फैशन में चलती है, सबका टाइम स्लॉट इसने फिक्स कर दिया है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जो है ये मान लीजिए हमारा गैंट चार्ट है। गैंट चार्ट के साथ मैंने क्या कहा, मैं रेडी क्यू भी मेंटेन करूंगी। इस रेडी क्यू के अंदर आप देखिएगा अभी मेरे पास में, क्योंकि सभी की सभी जो प्रोसेसेस है उनका अराइवल टाइम नहीं गिवन है, तो क्या अज्यूम करूंगी, सबका अराइवल टाइम आप 0 अज्यूम करिए मैम, यही सीखा है। यानी अगर मेरी रेडी क्यू की बात करूं तो प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 और प्रोसेस P4 सारी की सारी जो है वो रेडी टू एग्जीक्यूट है। सभी 0 पे अराइव हो चुके हैं, सभी 0 पे है अराइव, तो मतलब मैं क्या मानूंगी, एवरीवन इज रेडी टू एग्जीक्यूट। 0 टाइम जैसे ही होगा तो सबसे पहले, अब क्योंकि टाई हो गया है तो हमने बोला था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के पास जाऊंगी और पूछूंगी किसको करूं एग्जीक्यूट, तो बोला भाई जो सबसे ऊपर लिखा है, सबसे पहले लिखा है, उसी को कर दे एग्जीक्यूट। प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करूंगी, बिना देखे सिर्फ 4 मिली सेकेंड का ही समय दे सकती हूँ, यही टाइम स्लॉट बनेंगे 4, 8, 12, इसी तरीके से चलेगा। पर ये पहले से मत बनाओ, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि किसी भी प्रोसेस को पूरा 4 चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमारे पास में प्रोसेस P1 जो है उसने सबसे पहले जाके एग्जीक्यूशन किया, 5 का काम था, यानी कि 1 का काम बचा है क्योंकि 4 का हो चुका है, तो अब इससे फिर से क्या करना पड़ेगा, जाके लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल किस में चलती है, क्यू फैशन में चलता है। लास्ट में जाके लगेगी, रेयर से एंट्री और फ्रंट से डिलीट, तो बिल्कुल एंड में जाके वापस से लाइन में खड़ी हो जाएगी, राउंड रॉबिन। प्रोसेस P2 जाएगी एग्जीक्यूशन के अंदर, जाइए जी प्रोसेस P2 जी, इसको 7 का काम था, 4 का कर देगी, 3 का भी बचेगा, तो फिर से जाके रेडी क्यू के अंदर खड़ी हो जाएगी और कितने सेकंड के लिए, 8 के लिए एग्जीक्यूट होगी। फिर प्रोसेस P3 की बारी आएगी जी, तो P3 को सिस्टम में भेजिए, इसको 6 का काम था जी, 4 का कर लेगी, 2 का अभी भी बचेगा, यानी कि 12 तक तो ये एग्जीक्यूट होगी और लाइन में आके फिर से खड़ी हो जाएगी। फिर प्रोसेस P4 को जी सिस्टम में जाना है, प्रोसेस P4 सिस्टम में जाएगी, 4 सेकंड के लिए काम खत्म करेगी 16 तक, और फिर 0 के लिए एग्जीक्यूट होना है क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। तो प्रोसेस P4 जो है अब वो लाइन में नहीं लगेगी, काम खत्म हो गया तो लाइन में क्यों लगना है, खत्म हो गया, सिस्टम से निकल गई है ये। अब बारी किसकी, फिर से P1 की प्रोसेस आई। P1 प्रोसेस को सिर्फ एक ही का काम था, तो P1 और 17 के लिए चलेगी और अब लाइन में नहीं खड़ी होगी, 0 हो चुका है इसका टाइम। फिर आपकी प्रोसेस P2 आएगी, P2 को जो है 3 का काम है, तो वो 20 तक वो एग्जीक्यूट होगी। फिर जो है वो प्रोसेस आप लोगों की P4 आएगी, P4 क्यों आएगी मैम, P2 आएगी, P3 आएगी, इसको 2 का काम था, तो 2 का काम है तो 2 का काम कर लीजिए, तो 22 तक ये एग्जीक्यूट होगी और ये भी गई सिस्टम से, इसको भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं क्योंकि सबका 0 होगा। यानी इस बार गैंट चार्ट कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है जी, समझ में आया क्या? बताइए। तो इस तरीके से आपको हर बार राउंड रॉबिन के अंदर जो है वो एक टाइम क्वांटम दिया हुआ होगा जिसको हम टाइम स्लाइस बोलेंगे। हर बार ऐसे आपको रेडी क्यू बनाना है। इस बार तो एक ही राउंड में खत्म हो गया, हो सकता है कभी कभी कुछ प्रोसेसेस को एक से ज्यादा राउंड लेने पड़े, है ना, दोबारा से आके लाइन में खड़ा होना पड़े, तो हमेशा याद रखेंगे क्यू फैशन होगा हमेशा। और ये जो है ये आपका पूरा का पूरा गैंट चार्ट बन गया। अब क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, निकाल दीजिए। डन। एक बार दोबारा से रिपीट करके देखिएगा पीछे जाके, फिर से समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे क्या चला। नेक्स्ट हमारी जो एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। हमने अभी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का टाइम क्वांटम डिस्कस किया, तो मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो आपका टाइम क्वांटम होता है उसकी वैल्यू अगर मैं बहुत कम कर दूं, जैसे 4 मिली सेकेंड थी, मैं कह रही हूँ बहुत छोटी अगर टाइम क्वांटम की वैल्यू होगी तो क्या होगा, और अगर टाइम क्वांटम की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो क्या होगा, आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। सोचिएगा इस टॉपिक के ऊपर मैं क्या पूछ रही हूँ, कि टाइम क्वांटम की वैल्यू बहुत बढ़ा दूं तो क्या होगा और बहुत छोटी कर दूंगी तो क्या होगा। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमेशा प्रिमिटिव होती है
और कैसे रेडी क्यू बनता है और कैसे गैंट चार्ट बना, ये याद रखेंगे। आपसे वहां पर किसी सिंगल प्रोसेस का वेटिंग टाइम पूछा था, तो हम जानते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस जो आप लोगों का क्या होता है बर्स्ट टाइम, वही आपका वेटिंग टाइम होता है, तो वह आप निकालना था। अब नेक्स्ट आपका आ गया है कि आपको यहाँ पर जो है वो प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का इस्तेमाल करना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये है आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का आप लोगों का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब ये जो आप लोगों का होता है SRTF बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इस बार क्या होने वाला है, इस बार हम लोगों जो है वो अराइवल का गेम भी खेलना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए इस तरीके की एक सिचुएशन है, तो इसमें जब गैंट चार्ट बनेगा तो प्रिम्पशन अलाउड होगा, और जब प्रिम्पशन अलाउड होता है तो हम कैसे काम करते हैं, करके ही देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो हम जल्दी रिवाइज भी कर सकते हैं, चीज़ें समझ भी सकते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए जो है वो एक MCQ बैच लेके आ रही हूँ, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में 0 पर कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है। 0 पर तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, सिर्फ P1 ही आई है। अब जब P1 आ चुकी है तो हम जो है वो इसको क्या करेंगे, 8 सेकेंड के लिए तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकते क्योंकि प्रिम्पशन अलाउड है, तो मैं 1 ही सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करूंगी और चेक करूंगी कि क्या कोई दूसरी प्रोसेस तो कंपटीशन में नहीं आई है। तो अगर आप देखो तो 1 पर जो है वो दूसरी प्रोसेस भी कंपटीशन में आ चुकी है, यानी अभी P1 और P2 के बीच में कंपटीशन है। कंपटीशन कैसा कि कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, वो कैसे डिसाइड करें भैया, प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। अगेन इसे 8 का काम था, अब 8 का नहीं है, 1 तो चल चुकी है, तो इसको 7 का काम है और इसको 4 का काम है। दोनों में से कम किसका है, P2 का। यानी कि यहाँ क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच, और प्रोसेस P2 जो है वो जीत जाएगी कंपटीशन और सिस्टम में आ जाएगी। फिर ये जो है 2 के लिए चलेगी, 1-1 सेकेंड चला चला के देख रही हूँ कंपटीशन कर करके। मैम ये 1-1 सेकेंड आपको कब तक करना पड़ेगा, जब तक सारी प्रोसेसेस सिस्टम में नहीं आ जाती। अब आप देखो तो 2 पर जो है वो P1 P2 के साथ साथ P3 भी अराइव हो चुकी है और कंपटीशन में आके लग गई है। अब इसका टाइम कितना बचा है, इसका टाइम बचा है 3, ये 9, ये 3 और ये 7। मैम अभी भी क्या होगा, प्रोसेस P2 ही जीतेगी क्योंकि सबसे कम बर्स्ट टाइम है ना, प्रोसेस P2 ही एग्जीक्यूट होगी। कितनी देर के लिए, मैम हमेशा इसका सबसे छोटा ही रहेगा, तो इसको आप एग्जीक्यूट करते जाइए करते जाइए। कितनी देर के लिए करते जाओगे इसको, आप पूरे 3 के लिए और कर दीजिए, यानी कि टोटल 5 कर दिया। अब सिस्टम में कौन आएगा, दोनों में कंपीट करो, ये तो 0 हो ही गई है, ये तो चली जाएगी। इसको 7 और इसको 9, तो अब किसको चलाओगे, प्रोसेस P1 को। 7 के लिए ही चलाओ क्योंकि ऑब्वियसली 9 हमेशा ही बड़ा रहेगा, तो 7 के लिए चलाओगे तो 12, और फिर आपकी प्रोसेस P3 जो है वो सिस्टम में चलेगी, और 9 के लिए यानी कि 21। खत्म। ये रहा, बन गया गैंट चार्ट। यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में आपने क्या किया मैम, आपने 1-1 सेकेंड चला के देखा और फिर देखा कंपटीशन किस किस के बीच में। अगर कोई नई प्रोसेस जो अराइव हुई है उसका बर्स्ट टाइम कम है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देंगे, समझ रहे हैं। तो मैं हर बार ऐसे चेक कर रही हूँ। मैम ये कब तक चेक करेंगे, जब तक सारी प्रोसेसेस जो कॉम्पीट कर सकती है वो एक बार अराइव हो जाए, उसके बाद तो फिर हम इजीली पता लगा सकते हैं क्योंकि सारी प्रोसेसेस आ गई है। जब तक सारी प्रोसेसेस नहीं आएगी मैं ऐसे ही एक एक करके बार बार चेक करूंगी जाके। ये रूल कहता है, हर प्रिमिटिव एल्गोरिथम का यही रूल कहता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में स्टारवेशन हो सकता है क्या, कोई बता सकता है क्या मुझे? इज स्टारवेशन पॉसिबल इन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट? बोलो, सोचो, इज इट पॉसिबल? सोच के देखो। यस, स्टारवेशन तो हो रहा है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो आंसर विल बी यस 100%। कोई प्रोसेस जो पहले अराइव हुई अगर उसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है तो इट विल बी केप्ट वेटिंग, एंड यस
वो स्टार्व करेगी, पहले आ गई थी और फिर भी इतनी देर वेट किए जा रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं।